अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में तो गर्मा गर्मी लगी ही रहती है, बहुत गहमा गहमी का सा समा है। इस वक्त बिलावल साहब एक मार्च शुरू कर चुके हैं जो कि निज़ारे कायद से शुरू होता हुआ इस्लामाबाद के लिए रवां दवा है। बताया जा रहा है कि 37 मकामात पर बिलावल तकरीर करेंगे और वो इस वक्त वही कंटेनर यूज कर रहे हैं जो उनकी वालिदा साहिबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा इस्तेमाल किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ सिंध बचाओ मुहिम की जो है हम देखते हैं कि बड़ी जोरों शोर से अली ज़ैदी क़यादत कर रहे हैं जो कि वफाकी वजीर हैं बराए बहरी उमूर, और दोनों तरफ ही बड़ा चोटी का मुकाबला है। देखते हैं कि कौन किसको शिकस्त देता है। जहांगीर तरीन साहब अपने इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ सीरियस पॉलिटिकल मुलाकातें भी एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ इलाज करवाने जा रहे हैं और यहाँ लोगों से मुराद उनके करीबी ज़राए हैं। तो ये दो बड़ी डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस पाई जा रही हैं। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और पीका कानून जिससे हम आज के प्रोग्राम की गुफ्तगू का आवेंगे कि एक ऐसा मौजू जिस पर सहाफियों में भी एक डिवाइडेड ओपिनियन पाया जा रहा है, अगरचे इस बात पर तो एक लार्ज कंसेंसस मौजूद है ऑन ए लार्जर लेवल। तकरीबन तमाम सहाफी और पूरी कौम इस बात पर मुत्तहिद हैं कि सोशल मीडिया पर जो गाली गलोच का सा समा बांध दिया जाता है, जो एक दूसरे की इज्जतें उछाल कर अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश की जाती है, इसको रोका जाना चाहिए। अब इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, इस पर जाहिर है कि हर किसी की अपनी राय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत ही एक्साइटेड है इस पीका कानून के हवाले से। उनको लगता है कि अगर हम ये कानून नाफिज कर गए तो इससे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक तरह की रेगुलेशन आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फिर तकाजा करते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आप किसी तरह से कोई इस तरह का रेगुलेटरी चेक लगाइए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी लोग कुछ नामुनासिब बात कर जाते हैं तो उनको कौन इन चेक रखेगा। सो आज के प्रोग्राम में हम इन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून और इस वक्त नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी हैं जनाब अजहर सिद्दीक साहब। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। अजहर सिद्दीक साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मरिया, बहुत शुक्रिया आपने, और जो टॉपिक आपने चुने हैं वो बहुत जरूरी है और बहुत कुछ समझना चाह रही है। जी सवाल करें पर मैं पीका पे जरूर चाहूंगा। जी जी गुफ्तगू जो वो आनी चाहिए सारी। जी बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब, पहला सवाल भी इनफैक्ट मेरा पीका पर ही है कि इसको कई सहाफी हजरात, हमारे कुछ सीनियर सहाफी इसको टीका कह रहे हैं कि इमरान खान सहाफियों को टीका लगाने जा रहे हैं और उनकी जुबान बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ लोग इससे मुत्तफिक भी हैं कि ऐसे कानून का लागू होना बहुत जरूरी भी है। योर टेक ऑन द मैटर। बहुत शुक्रिया मलिया। पहले तो मैं हैरान हूं कि कौन से सहाफी इस कानून के खिलाफ है। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इसका किसी अखबार में लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ इतना है जो सोशल मीडिया के ऊपर एक सहाफी जो अपना नुक्ता नजर बयान कर रहा है, अखबार में छपता है, चैनल्स पे बात होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चूंकि रेगुलेटर नहीं है, वो अलग बात है कि पैमरा एक रेगुलेटर है, वो कामयाब हो गया या नहीं हुआ, वो एक अलग इशू है। डेफिनेशन लॉ अगर यहाँ मौजूद है, क्या उनका इतलाक हो गया, वहां पर हम सब लोगों के सामने है। तीसरा है 499 और 500। मैं हैरान हो रहा था कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब यानी एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं आगे चलने से कबल एक मैं बताता चलूं बात आपको। मुझे बड़ी हैरानगी इस बात में हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सिर्फ एक इस्लामाबाद के अंदर है। ये लाहौर की FIR है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने इख्तियार से बहुत तजावुज कर रही है और यहाँ कोई इस बात को रेज नहीं कर रहा। यानी ये जो पूरे पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, और आर्टिकल 184(3) के अंदर है कि आप कोई भी मामला लिख रहे हैं, आप अक्सरियत मामला FIA के देखेंगे कि उसमें इस्लामाबाद बेस्ड कम है, बाकी जगहों से है, और उसी को उठाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट सारा अपने तय ले रही है। मैं उसकी हिस्ट्री भी मिसाल के तौर पर कमल शाहजेब साहबा के मामला अगर देखा जाए
उनके साथ कितनी ज्यादती हुई, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ, और उसकी बजाय चीजें इधर से उधर इतनी चली गई है। मुझे जरा खुल के बात करने दीजिएगा। मैंने ये औरत मार्च के नाम पर यह मामला जब ये शुरू हुआ तो मैंने इस मामले को सीरियसली टेकअप किया। मैंने इन्होंने नारे बैनर शैनर ऐसे उठाए, मैंने कही तो हमारे मुआशरे में इजाजत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में मैं लेके आया, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा यहाँ तय हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकल चीजें चल रही है इसको आज कोई भी रेगुलेट करने वाला नहीं है, याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिकल जो कुछ हो रहा है, पैमरा कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई इदारा उसका कुछ नहीं कर सकता। और एफआईए ने जो हाल किया इस वक्त वो हम लोगों के सामने है कि 14,000 कंप्लेंटें पेंडिंग पड़ी है, लेकिन क्योंकि एफआईए का कानून इदारों को हो रहा है, बिल्कुल इदारों को तो फाइल होना चाहिए। एफआईए एग्जैक्टली, अगर एफआईए को मजीद फाइल करना है तो वो तो फिर हुकूमत का काम है। नाज़िर सिद्दीक साहब, हुकूमत को एफआईए को फाइल करना चाहिए ना, फिर उनको थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी लोगों को इंसाफ दें। देखिए, बेसिकली एफआईए सिर्फ 6 सेक्शनों का एक एक्ट है। अब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के अलग रूल्स है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में जब ये मिलिशियस कैंपेन शुरू हुई डैम के अगेंस्ट, तो मैटर मैं टेकअप लेकर गया, और सबसे जो क्लासिक एग्जांपल आपके पास मौजूद है वो अली जफर की है। अली जफर के अगेंस्ट मी2 कैंपेन के नाम जो कुछ हुआ, और वो जब सारी कड़ियों से कड़ियां मिलाई ना, जो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट या एक खास क्लास जो 5,315 लोग हैं, वो लोग वही निकले सामने। अब दिक्कत यहां पर यही है कि वो एक सहारा ढूंढते हैं, और वो सहारा इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इवन जजेस के हवाले से भी देखें, जजेस की अपना होगा, कोई लिबरल को मानता है, कोई मजहबी को मानता है, लेकिन जो जज भी अगर बैठा है ना, तो जज वो अपने इनर फीलिंग जो है ना वो इनर रख रही है, उसे आइन और कानून के मुताबिक नहीं। बज़ाहिर मैं जो चीज देख रहा हूं कि जब यहाँ मामला शुरू किया, ऑनलाइन रूल्स पहले दफा जब बने तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसको टेकअप कर लिया। अब लाहौर हाईकोर्ट देख रही थी, यानी लाहौर हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन में इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपने नहीं ले गई। ये हमारे लिए, हमारे जैसे बंदों के लिए बड़े मसाइल चले जा रहे हैं, और ये ऐसे नहीं होना। यहाँ शुरू हो गया था, सबसे पहला काम जो हुआ था कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट जब बना, जिसमें सोशल मीडिया को भी और चैनल्स को भी रेगुलेट करने की बात की, आपने देखा यही सारे लोग, ये 5,315 लोग उठ के आगे पार्लियामेंट के सामने बैठ गए, उसमें आमद मीर, आसमान शराजी, ये भी आप लोगों की जुबानें कहाँ बंद हो रही है, फिर चैनल्स के ऊपर बात कर रही है। आर्टिकल 19 पढ़ ले, जो 8 राइटर लगे हैं, उस 8 राइटर पे बात आपने नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ हो रहा है। यहाँ मैं आपके सामने 2 चीजें और रखना चाहता हूं कि अभी जो पैमरा है, क्या पैमरा अपने काम पूरा कर सका? सवाल जवाब बड़ा सीधा सा है। इस बार का मिसाल के लिए एब्सकॉन्डर थे 2019 में, पैमरा के पास मैं कंप्लेन ले गया, पैमरा ने बैन लगा दिया कि एब्सकॉन्डर नहीं आ सकता। फिर 2019 के अंदर 2020 के अंदर बाकायदा नवाज शरीफ भी आ रहा था, तो उन पे भी पैमरा का डायरेक्टिव आ गया, वो चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वही जो प्रॉक्सी थी, यही जो लोग हैं ये वहां गए, तो इस्लामाबाद जनाब जस्टिस अतर में भी आप कौन है, आपका क्या ताल्लुक इस हवाले से? फिर वो सारी पिटीशन वापस ले ली। जब ये हालात देखे कि नहीं, फिर ये एक तरीका का वादा ये बनाया गया कि इसको इस तरीके से लेके आ जाए, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पैमरा का मेरे आपको बताना है, पिछले दिनों आपने देखा कि 7 लाख फिर टीवी चैनल पे आ गए, उस टीवी चैनल को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। क्या रोक सके आप? नहीं रोक सके। इसके साथ दूसरी मिसाल क्या रखता हूं मैं कि 1 अक्टूबर को नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से आया कि शहबाज शरीफ को बरी कर दिया, पता नहीं 20 महीनों की इंक्वायरी, और ऑर्डर ये नहीं था। ऑर्डर क्या था? सिर्फ डीफ्रीज किए थे, और वो भी सलमान, शहबाज और अहमद के। मैं पैमरा में गया, पैमरा ने बाकायदा कॉल किया, मंसूर अली खान साहब आए, मैंने कहा जी मैं जुर्माना कराने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये कोई जाती लड़ाई के चक्कर में मेरे खिलाफ। उन्होंने मान लिया कि मैंने इधर उधर से सुना, मेरे पास सबूत कोई नहीं है। इनको कहा गया कि चले आप अपॉलॉजी चला दे। ये अक्टूबर है, आज हम आ चुके हैं फरवरी के अंदर, कोई नहीं चलाई अपॉलॉजी। इसी तरह कामरान अपना क्या नाम है इनका, दुनिया वाले जो है, कामरान खान की बात नहीं कर रहा मैं, कामरान शाहिद की बात कर रहा हूँ। कामरान शाहिद को भी कहा गया, इस जियो को भी कहा गया, अभी तक किसी ने नहीं। और मैं देखे अक्टूबर से अब आ चुके हैं फरवरी के दरमियान। अब फिर मैंने लाहौर हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर की है कि पैमरा नाकाम हो चुका है अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट कराने के हवाले से भी। पैमरा अपना एनफोर्समेंट के हवाले से इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। कहा ये आ रहा है, कौन सी पाबंदी? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, इसमें ये भी तो एक पॉइंट है कि पैमरा, मैं बहुत से ऐसे लातादाद नोटिस के हवाले से जानती हूँ जहां वायलेशन हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, वहां पे पैमरा ने बहुत फाल तरीके से
लोगों को, चैनल्स को फाइन किया, उनको एक तरह से पेनलाइज किया, लेकिन फिर वो स्टे लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा भी तो मामला है ना। सो हमारे जी मलिया चीजें समझनी है। मैं सॉरी जरा आपको काटा है, लेकिन टाइम कम, बिल्कुल गुफ्तगू करनी बहुत जरूरी है। कैमरा ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए जुर्माना कर सकता है, तो 10 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। 10 लाख तो कोई रकम ही नहीं है। आप जुर्माना देंगे, दोबारा फिर शुरू कर देंगे। हमारा इशू ये है कि जब एक दफा जुर्माना दे दिया तो उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैंने सामना भी आपके सामने मिसाल रख दी है। मैंने अभी आपके सामने नेशनल क्राइम एजेंसी का ऑर्डर हो चुके हुए हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, और उन्होंने वो बकायदा उस ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं किया। लेकिन इसी पे तो फवाद चौधरी पर जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाए, PMDA, जिसके तहत ये सारा कुछ देखा जाए, ओवरसी किया जाए कि क्या क्या कुछ गलत हो रहा है, और इनकी पेनल्टीज में भी उसकी कीमत में इजाफा किया जाए, ताकि ठीक ठाक किसी चैनल को भी पता चले, किसी सहाफी को भी पता चले कि अगर उसने जानबूझकर कोई फेक न्यूज या फेक प्रोपेगेंडा किया है तो वो सजा का मुर्तकिब हो सके। वो इसमें भी ये साथ नहीं देते। सो ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली अजहर सिद्दीक साहब, पीका के हवाले से एक मैं जो लोगों की रिजर्वेशन सामने आ रही है वो आपके सामने रखना चाहूंगी। उसको आप कानूनी नुक्ता नजर के तहत बताइएगा कि इसका किस तरह से लोग इस अपने खदशे को दूर कर सकते हैं। बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स का ये एतराज है, वो कहते हैं कि हमें इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं कि रेगुलेशन होनी चाहिए, गाली गलौज, इज्जतें उछालने सबको खत्म होना चाहिए, लेकिन हमारा बहुत बड़ा एक एतराज ये है और खदशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इख्तलाफ राय का इजहार करें और उस पर चले ये मौजूदा हुकूमत तो ना भी हमें कोई पेनल्टी डाले, ना भी हमारा अकाउंट उड़वाए, लेकिन कल आने वाली हुकूमत भले इनकी हो या कोई और हो, वो अगर आकर हमें तनकीद करने पर भी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर भी सजा ये दे कि हमारे अकाउंट उड़वा दे इस कानून के तहत, तो फिर हम कहां जाएंगे? देखिए मलिया, ये सब बात यही समझ रही है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बना। आज पता नहीं किस मुंह से ये बात कर रहे हैं, और वो आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में बना। सवाल है कि अभी देखे ना, अभी लिटरली अगर देखे जनाब जस्टिस अतर मिलर साहब ने क्या किया है, उन्होंने पिछले जो SOPs है कि जिसमें FIA का इख्तियार अगर दिया गया तो FIA के कानून में है कि पर्चा दर्ज तब होता है, पहले इंक्वायरी होती है और गिरफ्तारी भी नहीं होती, और ये इसका नाजायज इस्तेमाल इस हद तक हो गया। पर नए ऑर्डिनेंस में आकर ये कहा कि बाकायदा जो है ना इसकी मैजिस्ट्रेट वगैरह से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, साल भी 5 साल बढ़ा दी। और ये देखे सवाल, यानी कोई नई अनोखी चीज उन्होंने ऐड नहीं की है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने कोई नई चीज सिर्फ इतना ऐड किया कि कर दिया ना 5 साल की सजा है। ना सजा पहले 3 सी सजा 5 साल कर दी। सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये क्रिमिनल डेफेमेशन को क्यों ये समझ लें कि ये सजा नहीं है। 499 और 500 ताजदार पाकिस्तान के अंदर पहले का मौजूद है, और आज तक कोई चैलेंज नहीं किया। ये आज ही क्यों हो रहा है? आज जो समझ रहे हैं कि यहाँ पर असल में मिसयूज इतना हो रहा है। और आपने मुझे सब इतना बता दें, खातून अव्वल के बारे में जिस तरह की ये बातें चल रही है, रिजवान रजी ने जो बातें की है, अनीक नाजी जो बाहर बैठे हैं, क्या इस तरह की इजाजत दी जा सकती है? और जस्टिस अतर मिल्ला साहब भी यानी इस मामले को अगर वो चाहते हैं कि इस मामले की बेहतर इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए तो बड़ा बेंच बनाया जाए। यानी उनकी जात के हवाले से ये सवाल आ रहे हैं कि उनका माइंड शायद जो उनका जो ज़हनी तौर पर है ना, वो शायद लिबरल क्लास के हवाले से उसके नुक्ता नजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, हमें तो आईने पाकिस्तान और बाकी चीजों को सामने रखकर उन चीजों को उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से। अभी मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि इस ऑर्डिनेंस में क्या ऐसी कोई चीज कर दी, कोई तारीफ बदल दी है? कोई तारीफ नहीं बदली है। सिर्फ ये था कि नेचुरल पर्सन की जगह मिसाल के तौर पर अभी आपको याद होगा कि 2017 या 18 के अंदर जनाब जस्टिस अतर मिल्ला साहब के बारे में बड़े ट्रोल चल रहे थे। चाचा शकूर ने बाकायदा पर्चा दर्ज हुआ और रजिस्ट्रार ने पर्चा दर्ज कराया था उस वक्त, जस्टिस अतर मिल्ला साहब के हवाले से नहीं, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करवाया था। तो यहाँ एक कमी थी उसके अंदर, और ये 154 के मुताबिक है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आए तो दरखास्त में पर्चा होना चाहिए। यानी ये तो नहीं है साल के तौर पर नैब के बारे में ट्रोल चलाए जा रहे हैं, नैब का चेयरमैन आगे दर्ज कराएगा। बिल्कुल सही। आज यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें राजा अमीर अब्बास साहब भी ज्वाइन करेंगे, मुमताज माहिर कानून है हमारे साथ, अजहर सिद्दीक साहब भी मौजूद होंगे, और इन दोनों से हम जरा एक तो और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर भी इनका कानूनी नुक्ता नजर जाने की कोशिश करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पीका कानून के हवाले से। हम ब्रेक से पहले एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब से समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये पीका कानून में जो अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कितनी हद तक फेवरेबल है, और ये अवाम पर ऐसा तो नहीं होगा कि एक तरह का लाठीचार्ज चल जाएगा जरा सा इख्तलाफ करने के मद में, या फिर ये फायदेमंद होगा और इससे ये गाली गलौज का रिलीज कल्चर जो कि सोशल मीडिया पर आम हो चुका है, इसको खत्म करने में फरोग मिलेगा। हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब भी। राजा साहब ने जो कि अभी ज्वाइन किया, राजा साहब आप का क्या इस पर नुक्ता नजर है पीका कानून के हवाले से? देखिए मलिए, कानून जो भी हो, असल चीज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कानून जब बनता है तो कानून साजी काम होता है पार्लियामेंट का या हुकूमत का, और उस कानून को फिर या तो आप देखें कि ये आइन की किसी शिक के खिलाफ है तब आप उसको चैलेंज करेंगे। अब हालिया हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि जिसको मादर पिदर आजाद आपने एक आजादी दे दी, आपने कहा कि जी जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के जुमरे में आप भले से इस मुल्क के वजीर आजम, इस मुल्क के मिनिस्टर्स, इस मुल्क की MNAs, उनके खिलाफ जो मर्जी बकवास कर लें, लेकिन आपको प्रोटेक्शन होगी किसके पीछे? एक दीवार बना दी गई जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर हम आइन में फ्रीडम ऑफ स्पीच को देखते हैं तो उसमें भी उन्होंने सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस लगाया है, और जो आइन है वो कहता है कि किसी शख्स की, एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसकी जो डिग्निटी होती है वो उसका एक आईनी हक है, और किसी शख्स की डिग्निटी को इस तरीके से उछाला नहीं जा सकता, उस पे इस किस्म के दाग और इस किस्म की गुफ्तगू नहीं हो सकी। और इसी डिग्निटी को रोकने के लिए अगर हुकूमत ने कानून साजी की है तो मैं समझता हूं कि ये एक आइन में जो प्रोवाइडेड एक आपका फंडामेंटल राइट है उसी के तनाजुर में है कि लोगों की डिग्निटी को रोकें। और फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है उसमें न सिर्फ लोगों की बात होती है, आप इस मुल्क के अदारों को आप कहें जी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप भले से जो मर्जी कह दें, आप भले से कह दें कि जनाब वो तो जी हमने देखा पांव कांप रहे थे, आपको याद होगा वो इंसिडेंट, आप भले से कह दें कि जी ये तो कोई बड़ी अच्छी न्यूज है, ये फेक न्यूज के जुमरे में नहीं आते। कि जब आज क्योंकि 27 फरवरी का दिन है तो मुझे याद आ गया कि जब अभिनंदन था, क्या नाम था उसका, फैंटास्टिक टी वाला, तो जब उसके बात हुई तो उसके बाद हमारी असेंबली में आ गए थे जी अपोजिशन वाले कि जनाब हमें पता है क्यों उस पायलट को वापस किया गया, हमारे फलाने के तो पांव और टांगें कांप रही थी, दिस इज फेक न्यूज। इसको रोकना आपकी और हमारी और इस मुल्क के तमाम अदारों का फर्ज है, क्योंकि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, अब टाइम चेंज हो गया है, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ी ही जा रही है मीडिया और इस किस्म के जो सोशल मीडियाज हैं वहां पे नैरेटिव्स बना के, और जो उनसे हैं दुश्मन का अगर बयानिया हमारे मुल्क के लोगों के और अदारों और पार्टीज की जुबान पे आएगा तो क्या आप उसको कह देंगे कि जी ये तो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच के उस जुमरे में आ रहा है, भले से इसको जो मर्जी कहने दे, इसको माइंड नहीं किया जाएगा। इस पे आपके इल्म में है कि ये वो चीजें हैं कि जिससे मुल्क में फिर एक सोच डेवलप हो जाती है, ये लोगों के दिमागों को अफेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली फिर आपके मुल्क में इंसर्जेंट ग्रुप्स बनते हैं, कोई इंसर्जेंसीज की तरफ जाते हैं, और फिर बात होती है कि जब इंटरनेशनल जो आपके फोरम्स हैं वहां पे आपको ये स्टेटमेंट्स लेके बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि जनाब वो जो चैंपियंस ह्यूमन राइट्स के वहां पे बैठे कि जनाब पाकिस्तान में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, वहां तो ये रोका जा रहा है, वहां पे ये हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को कर्टेल करना हुकूमत से बढ़ के स्टेट के लिए जरूरी है कि इसका नुकसान हुकूमत से ज्यादा मैं समझता हूं इस मुल्क की स्टेट को होगा, और इसे रोकने के लिए अगर कानून साजी है और की है तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो उसमें
बोले स्ट्रिक्टली इसको जो अभी चल रही हैं केसेस दलेरी के साथ वो उसको करें। तैयारी के साथ और फुल आर्ग्यूमेंट्स के साथ इसको सपोर्ट करें, ना सिर्फ ना ये ना हो कि वो जैसे हम देखते हैं कि जी हर जगह पे कोई मिडिल का रास्ता निकाल लिया जाता है और केसेस रोक दिए जाते हैं। तो दिस इज हाई टाइम कि हम इस इंपॉर्टेंट इशू को देखें, अदरवाइज ये चीज आगे चल के ना सिर्फ पर्सनल एक इंसान की डिग्निटी को अफेक्ट करेगा बल्कि स्टेट की इंटेग्रिटी को और स्टेट के दुश्मनों के जो एक उनका मोटो है या जो उनका बयानिया है उसको भी फरोग देगा। बिल्कुल सही जी। अजहर सिद्दीक साहब, अब जरा थोड़ा सा सियासत पे बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कानूनी नुक्तों का बहुत अहम किरदार हमने देखा है, रिसेंट पास्ट में तो बहुत ही ज्यादा रहा है। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि हम महीने में कम से कम भी 2 बार ऐसे शो जरूर रखें जिनमें हम कानूनी नुक्तों पर जरा बहस करें, और इसीलिए आज हमने इंतहाई कानूनी किस्म का माहिर कवानीन पर मुश्तमिल पैनल बनाया है। आपसे पूछना चाहूंगी कि जहांगीर तरीन साहब का बताया जा रहा है कि कुछ अलील है, तबीयत ठीक नहीं और वो लंदन गए हैं चेकअप के लिए, जबकि हमारे कुछ जराए बता रहे हैं कि चेकअप के अलावा वो कुछ अहम मुलाकातें भी करने जा रहे हैं। आपकी इस हवाले से क्या खबर है? मलिया, जहां तक तो जहांगीर तरीन साहब का मसाइल है, मैं सेहत के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं मैं सुन रहा, और वाकई वो अलील है। यानी इस बात की तो मैं कंफर्मेशन देता हूँ, जो उनके करीब के लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई है। और आप देखें ना, अगर तबीयत इतनी ना खराब होती तो शायद एयर एम्बुलेंस के जरिए रास्ता ना इख्तियार करते, और अपना एयर एम्बुलेंस के जरिए आपने एक बंदा तो पहले भी देखा ना, जो आज तक 3 सालों के अंदर अस्पताल में एक दिन नहीं जा सका, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश करा, वो तो हम सब लोगों ने देख लिया है। जहां जो इशू है ना, टेक्निकल इशू जो है, आर्टिकल 95 को अगर आप पढ़कर देख लें और रूल्स ऑफ बिजनेस है जो असेंबली के हैं, नेशनल असेंबली के, वो सामने रख कर देखें तो ये तहरीक अदम एतमाद अभी तक तो कोई आई नहीं है। अगर वो आनी भी है तो 2 बहुत बड़े राइडर हैं, एक तो 20% की दिया और 172 लोग इन्होंने पूरे कर रहे हैं। फर्ज करें 172, और ये शो ऑफ हैंड से होना है, ये सीक्रेट बैलेट से ये तहरीक आदम होनी नहीं है। ये वो इलेक्शन है जो बिल्कुल ओपन बैलेट के जरिए सामने आगे खड़े होकर करना पड़ेंगे, और वे वोट बाकायदा काउंट करेंगे। फर्ज करें कि जहांगीर तरीन ये डिसाइड करता है या कुछ लोगों को डिसाइड करके कि जनाब हमने फॉर्मल ब्लॉक तो बन नहीं सकता, आर्टिकल 63 को सामने रखते हुए आज अगर वो मिसाल के तौर पर मिलती है और वो वोट कर देते हैं, अब चूंकि ओपन वोट होंगे, सामने आएंगे, तो डिफेक्शन कभी उस वोट तो पड़ जाएंगे, लेकिन 63 के मुताबिक वो सारे लोग जो है ना, विद पैसेज ऑफ टाइम कितना वक्त लगता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब वहां पर इलेक्शन नया होगा, अब क्या वो लोग यानी इस बात के लिए तैयार है? यहाँ जो दूसरी स्ट्रेटेजी ये चल रही है, जब से शबाजी से पूछा कि भाई आप कितने दिनों के लिए आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपना इस काम के लिए तो नहीं आया ना, कुछ अरसे के लिए। यानी वो वाजे उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि वो पहले नो कॉन्फिडेंस का वोट लेने के बाद आप वजीर आज़म बने, और वो वजह क्या है कि वजीर आज़म बनने के बाद क्या होगा, असेंबली डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि अगला केयर टेकर सेटअप जो आना है वो जो वजीर आज़म होगा जो अपोजिशन लीडर की मुशावरत से बनेगा। तो एक तो ये है कि केयर टेकर सेटअप अपना जो लाया जाए, इस तरह का लेकर आया जाए, ये उनकी एक स्ट्रेटेजी चल रही है। कोशिश उनकी साथ साथ ये भी है मेरे तक कि स्पीकर के लिए शायद वोट कॉन्फिडेंस पहले लेके आया जाए, क्योंकि वो तो ओपन बैलेट से होना नहीं है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि शायद मैन्यूवर करने का हो जाए। जो नजर आ रहा है ना, कभी मुश्किल है ये तरीके बाद अगर लाना है, कोलिशन पार्टनर्स को आगे लेकर आना है, तो मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन है कि कोलिशन पार्टनर्स में कोई भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी तैयार इसलिए नहीं है कि अगर वक्त से पहले असेंबलियां तोड़ दी तो उनके लिए वो हालात उनके मुताबिक इलेक्शन बनाना है, जो कि नवाज शरीफ वगैरह पे कोई एतबार कर नहीं सकते, गुजरात की सीटें इनके हाथ से निकल जाएगी, तो वो भी तैयार नहीं है। इसी तरह एमक्यूएम ने भी सोचा हुआ ये है कि अगर एमक्यूएम भी सारे मामले में आती है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वहां पर मौजूद है, तहरीक इंसाफ कल दोबारा अगर इलेक्शन में जाना पड़ गया उनको, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एडवांटेज मिलेगा उनको। और उनको मेरा नहीं ख्याल है कि ये कहना आप और हम सब लोग इसी का कहना है कि शायद ये गुड गवर्नेंस और उसके मसाइल है। जब वोट डालने हैं, जब ऐसे हालात में इमरान खान को आप बैकवर्ड में लेकर जाएंगे तो इमरान खान फिर दोबारा सामने खड़ा आएगा। और इतना आसान काम मैं नहीं समझ पा रहा, यानी मैं नहीं देख पा रहा कि अगर इतना आसान काम होता तो अब तक वो तरीके में कमांड ले आते, और वो शायद कुछ प्लानिंग किसी और नर्स की है, और वो बड़े बिगर गेम में मार्च में कुछ इंतजार कर रहे हैं, तो बड़ी पोस्टों के कॉन्टेक्स्ट में कि वहां क्या होना है, शायद वो मेरा ख्याल है वो जो है ना वोट को इज्जतों का नारा, वो
کو رول دیا انہوں نے, اب منتوں ترلے پہ کہیں آئے ہوئے ہیں, اور منتوں ترلے پہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا, کیونکہ قوم جو ہے نا اب وہ 5 سے 20 سال 15 سال پہلے والی سیاست میں جانا نہیں چاہتی ہے, قوم چاہتی ہے آگے آئے, میرٹ پہ آئے, اگر لڑے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں پر وقت ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو راجہ عامر عباس صاحب سے پوچھیں گے کہ تحریک اپنے اعتماد انہیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کیس ہم آخر میں ڈسکس کریں گے جو کہ ایک موجودہ سٹنگ پارلیمنٹرین کے حوالے سے ہے کہ کتنا بڑا ڈیفالٹ انہوں نے کیا ہے, جو اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے بھی فرار ہو گئے. اس پر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد پر کس قسم کی کھچڑی پک رہی ہے. راجہ عامر عباس صاحب, آپ نے پہلے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کا کامنٹ سنا بریک سے پہلے, آپ کی اس حوالے سے کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیے ملیا یہ ایسی کھچڑی ہے کہ اگر ہم حالیہ یوکرین کو دیکھتے ہیں تو بالکل پی ڈی ایم کا جو یہ ہے عدم اعتماد, یہ بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑے اس میں تھا کہ زوم میں تھا کہ جیسے ہی میرے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو میرے اتحادی, میرے دوست, میرے ساتھی پیچھے آئیں گے, اسلحہ سے لیس آ جائیں گے. لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے پھر گلہ کیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے. اب یہی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ میں بھی ایک اس قسم کا تاثر آ رہا ہے کہ کہیں ہمیں اکیلا نہ کر دیں. مولانا صاحب ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہی پرانی گیم نہ کرے, اور آصف زرداری صاحب لگے ہوئے ہیں کہ جی عدم اعتماد اگر اور کہیں آتا نہ آتا, ان کی انٹرسٹ صرف پنجاب کی حد تک ہے کسی طریقے سے کہ وہاں پہ اگر کوئی عدم اعتماد آ جائے اور چودھری برادران کو لے آیا جائے تو فیوچر میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نون لیگ کو کافی نقصان ہوگا. اور نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ جی مولانا یہ کہہ لیتے کہ جی قومی اسمبلی میں توڑ دیا جائے, حالانکہ نون لیگ اگر سمجھتی ہے کہ وہاں پہ ہم نے لانا ہے تو پھر تو ان کی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی کس نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. اگر عدم اعتماد صرف لا کے موجودہ حکومت کو ہٹانا ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس اس ملک میں وزیر اعظم ہی نہیں, تو یہ وہ سچویشن آئے گی کہ جس میں یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے, الائز پارٹیز کے, وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ کو دیکھنا ہے کہ یہ نقصان کس کو ہوگا. ایک طرف رشیا, ایک طرف چائنا, ایک طرف آپ کے ہمسائے میں جنگ لڑی ہوئی ہے, افغانستان کا ایشو ہے, اور آپ کے ملک میں کیا یہ افورڈ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس کو دنیا پہلی دفعہ انٹرنیشنل سینیریو میں وہ اہمیت دے رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, سعودی عرب ہو, ایران ہو, کہ اس خطے میں ان کے علاوہ اب ہم کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتے. تو ایسی سچویشن میں کیا مملکت پاکستان یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ جناب اس کو بھی ہٹا دو, پاکستان کا مزاج بنا دو, اور اس کے بعد نہ تو آپ کے پاس کوئی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے, نہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے. تو یہ ایک بڑی مذائقہ خیز سی بات ہے, اور یہ وہ بند گلی ہے کہ جس میں اپوزیشن ابھی پھنسی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی نہ تو تحریک عدم اعتماد آئے گی, اس کو پرولونگ کرتے رہیں گے, اور یہ جھاگ کی طرح یہ سب کچھ بیٹھ جائے گا, اور پاکستان انشاءاللہ جس راستے پہ رواں دواں ہے وہ اس میں مزید ٹیک آف کرے گا. اور جو یہ موجودہ حکومت کا یہ جو سیٹ اپ ہے, یہ جو ہماری فورن پالیسی ہے, خطے کی جو یہ چیز ایشوز چل رہے ہیں, اس میں پاکستان ابھر کے سامنے آئے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم موو آن کرتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پر. آپ نے عباس صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس پر سنا, اور میرا بھی اس پر یہی نقطہ نظر ہے کہ حکومت کسی کی بھی ہو, اگر آپ کی فورن پالیسی اللہ اللہ کر کے سٹیبل ہو ہی گئی ہے اور دنیا اب آپ کو انٹرنیشنل فرنٹ پر عزت کی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ آپ اس مضبوطی سے فیصلے کر رہے ہیں الحمدللہ, کہ نہ آپ چائنا کے بلاک میں ہیں, نہ آپ امریکہ کے بلاک میں ہیں, آپ درمیان میں موجود ہیں, آپ سب کے ساتھ مل کر اپنے لارجر انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں, اینڈ the world is respecting you for that. تو اس تیز کو ہمیں کھونا نہیں چاہیے. اب چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. ناظرین, ہمارے ایک پارلیمنٹیرین کی جانب سے بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا قصہ سامنے آیا, اور اس پر ہمیں کچھ دن لگے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے پر.
मलिक सुहेल इनका नाम है, अटक से आप MLA हैं और MA 56 आपका हल्का है। इन्होंने किसी के पैसे देने थे जी, जो पेट्रोल और डीजल के हवाले से बताया जा रहा है। 6 करोड़ रुपए के मालियत के चेक्स थे जो कि बोगस निकले और वो जाहिर है कि नहीं हासिल हो सके, कैश नहीं वो करवा सके जिन साहब को उन्होंने दिए। उन्होंने जवाबन जब इनको रीच आउट करते रहे ज़राए के मुताबिक, बहुत इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये पकड़ाई नहीं दिए। और इनका जाहिर है एक जो पाकिस्तान में टिपिकल पार्लियामेंटेरियंस का एक इन्फ्लुएंस होता है कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, ID कार्ड भी ब्लॉक हो गया, ECL में भी नाम डल गया। इस सब के बावजूद ये असेंबली में सेशंस भी अटेंड करते रहे और उबूरी जमानत पर चलते रहे। हालांकि लाहौर और गुजरांवाला 2 जगह पर इनके के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, केस रजिस्टर हुआ और अभी बताया जा रहा है कि एडिशनल सेशन जज की अदालत से गुजरांवाला से ये फरार भी हो गए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दई मुकदमा के वकील, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल हमारी टीम मलिक सुहेल साहब को भी जरा ऑनलाइन लेने की कोशिश करती है ताकि दोनों अतराफ को मौक़िफ़ ले सके। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे? जी जी मैं सुन रहा हूं। जी मियां साहब, क्या ये केस का जरा मुद्दा बताएं। हमारे साथ 2 माहिरीन कानून बैठे हैं, हम इनसे भी जरा ओपिनियन लेंगे इनका कि एक पार्लियामेंटेरियन की जानिब से क्या ऐसा किया गया कि आपने शिकायत दर्ज करवाई आपके मुद्दई ने। जी मतलब इस तरह है कि मेरे क्लाइंट हैं असलम ट्रेडर्स, ये ऑयल डीजल वगैरह सप्लाई करते हैं। तो उनके जो मालिक हैं राना मोहम्मद वारिस, इनको ये क्योंकि सप्लाई करते थे ऑयल उनको, तो जब इनका हिसाब किताब हुआ तो 12 करोड़ रुपया निकला टुवर्ड्स राना अपना सुहेल खान साहब। तो उन्होंने 2 चेक 6-6 करोड़ के वो हैंड ओवर किए। तो मुकर्रर तारीख आने पर उन्होंने दोनों चेक जो है वो पेश किए अपने बैंक के जरिए और दोनों चेक ही इनके बाउंस हो गए। उन्होंने लिखा कि जी बैलेंस सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। उसके बगैर फिर उस पर फिर एक FIR गुजरांवाला में दर्ज हुई, एक लाहौर में। तो दोनों में ही मैंने ऑन बिहाफ ऑफ असलम ट्रेडर्स कंपनी जो है, मैं क्योंकि पुलिस ताउन नहीं कर रही थी और ही वाज MNA, तो पुलिस वाले कह रहे थे कि जी हमें कहीं से कोर्ट का कोई ऑर्डर दिस एंड दैट, जैसे आप समझ यू कैन अंडरस्टैंड। तो फिर मैंने रिट दायर किया हाई कोर्ट में, दोनों गुजरांवाला के लिए भी लाहौर के लिए भी। फिर कोर्ट वाज काइंड एनफ कि उन्होंने कुछ मतलब मुझे आशा दिया पुलिस को भी। तो देन फिर इन्होंने शायद स्पीकर साहब को राब्ता किया, SP साहब जो गुजरांवाला वाले थे। तो देन ही वाज फोर्स्ड टू जॉइन द प्रोसीडिंग्स इन ए प्री अरेस्ट बेल पिटिशन। तो प्री अरेस्ट बेल इनकी ये गुजरांवाला में दायर हुई जो कि खारिज हो चुकी है और एक लाहौर में भी पेंडिंग है। तो गुजरांवाला से जब खारिज हुई है तो ये अपना उधर से एस्केप कर गए। तो पुलिस को अब हम राब्ता करते हैं तो पुलिस वाले ये अपना एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बिकॉज ही इज ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, तो विदाउट द परमिशन ऑफ रजिस्टर अपना स्पीकर नेशनल असेंबली हम गिरफ्तार नहीं इनको कर सकते। तो फिर हमने उनको असिस्ट किया पुलिस को कि जी रूल 103 है अपना इसका रूल्स एंड बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट इन नेशनल असेंबली 2007। उसके मुताबिक सिर्फ अगर आपको टाइम है या स्पेस वगैरह है तो वक्त की किल्लत है। आपका पॉइंट मैं समझ गई। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने माहिरीन कानून आखिरी कमेंट लेते हैं इस पे। राजू साहब आप पहले कमेंट कर दें, फिर अजहर सिद्दीक साहब के पास चलते हैं। देखिए जी, अफसोस की बात तो ये है कि ये वैसे तो रूटीन की केसेस होते हैं, चेक बाउंस होना 489F में, फिर उसके बाद पुलिस से चूंकि जो वो होते हैं जिनके ऊपर ये केसेस होते हैं वो शायद मिले होते हैं जो जानबूझ के अरेस्ट नहीं करते। अदरवाइज अदालत से एक शख्स कैसे मफरूर हो सकता है। समहाउ अगर वो चले जाते हैं तो बात यही है कि रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले, पार्लियामेंट में कानून साजी करने वाले जब खुद कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट ये जाएगा कि जो आम लोग हैं, जो आम क्रिमिनल्स हैं, वो यही समझेंगे कि जी इस मुल्क में कानून से अगर मियां नवाज शरीफ साहब भागे हैं, अगर एक MNA भाग गया तो फिर हमें भी भागना चाहिए, हमें भी कानून को एहतराम नहीं करना चाहिए, और जब अदालतें उनको नहीं पकड़ती तो हमें किस लिए पकड़ती हैं। तो ये वो इश्यूज हैं कि जो कि एक रूटीन से हटके कुछ एक हमारे मुआशरे में जो रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने में रुकावटें हैं उससे इनका ताल्लुक है। बिल्कुल सही। अजहर सिद्दीक साहब, योर लास्ट कमेंट ऑन द मैटर।
एक पार्लियामेंटेरियन है, नून लीग से आपका ताल्लुक है, NA56 से, और इस तरह से अभी तो ये 6-6 करोड़ के जो 2 चेक्स बाउंस हुए हैं, ये जाहिर है जिसके करोड़ों रुपए के चेक्स बाउंस हुए हैं तो जाहिर है वो बेचारा अफोर्ड कर सकता है। और अगर किसी ऐसे अमीर बंदे का ये हाल है तो गरीब बंदा जो 6 रुपए या 600 रुपए की मालियत के जिसके मसाइल होते होंगे, उनका क्या असर होता होगा इस कानून में? ये एक अलमिया है पाकिस्तान के निजाम के अंदर कि हमारे यहाँ पुलिस हमेशा सियासी तौर पर, यानी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ने पुलिस अपनी मर्जी की बनाई, इमरान खान की कोशिशों के बावजूद भी ये क्लासिक केस है, यानी इसी को समझने के लिए कि जैसे जस्टिस अतर मिर्जा साहब कहते हैं ये सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी की, ये भी एक लायबिलिटी है। अगर देखा जाए तो सिविल लायबिलिटी है, इसको क्रिमिनल लायबिलिटी इसकी वजह से बनाया हुआ है कि लोग का धोखा होता है, लोग बार बार फंस जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ 489F को अगर सामने रखकर देखें और पीका को भी आप कंपेयर करें तो क्रिमिनल डेफिनेशन इजीली है। इस कानून में अब तो जमानतें उनकी गालबन खारिज हो चुकी है, अब जमानत खारिज होने के बाद अब तो गिरफ्तारी पुलिस की बनती है कि पुलिस को फौरी तौर पर इन्वॉल्व करें, साथ और गिरफ्तार करें और ऐसे केसों के अंदर ना एक मिसाल कायम कर दे। वैसे 489F की रकम बड़ी हो तो अमूमन होता है कि इसमें बेलें खारिज हो जाती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना कुछ आ गया, जो ताकतवर आदमी होता है तो किसी न किसी तरह से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, उससे अपना मामला लेके आएगा, फौजदारी लेके आएगा। लेकिन बीइंग अ पब्लिक ऑफिस होल्डर ऐसे मामले में, ऐसे हालात के अंदर कि कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि इनको पाबंदी होनी चाहिए कि आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, आम आदमी से हटके आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, आपको कानून पासदारी ज्यादा करनी है, क्योंकि मसले ना बनना है, आपने रिप्रेजेंट जो करना है। लेकिन हमारे यहाँ जेर में रख ले कि फौजदारी कानून बिल्कुल सही हो गया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राजा आमिर अब्बास साहब, अजहर सिद्दीक साहब। आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियन से इस किस्म की शिकायत हमारी अवाम को होंगी तो यही तो बड़े लेजिस्लेटर्स हैं हमारे, इनकी जानिब तो हम देखते हैं कि ये कवानीन बनाएंगे और उनकी पासदारी अवाम से करवाएंगे। अगर यही डिफॉल्ट करते चले गए तो फिर कौन इनसे कैसी मिसाल लेगी? फैसला अवाम का। आज के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह अगले जुमे को फिर रात 8 बजे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।